वेलकम टू माय चैनल। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप जल्दी से जल्दी अपनी ज्योग्राफी को कवर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इस पूरी एक वीडियो में हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन सीटेट में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है अक्षांश और देशांतर। ठीक है, अब हमने पृथ्वी के ऊपर जो संरचनाएं हैं हमें उसको समझना है, जो काल्पनिक रेखा है उसके बारे में हम इस चैप्टर में डालेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर जो 2 तरीके की काल्पनिक रेखाएं हैं। पहली रेखाओं को हम बोलते हैं अक्षांश। ये पृथ्वी को पहली रेखाओं को हम बोलते हैं अक्षांश। ये पृथ्वी पे इस तरीके से है विराजमान। देखिए, जैसे ये पृथ्वी है तो ये इस प्रकार यानी कि समांतर रेखाएं। ठीक है, और 180 डिग्री की ये रेखाएं होती हैं। देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? देशांतर रेखा वह रेखा होती हैं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। हमें पता चल गया अक्षांतर रेखा, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं क्या होती है। चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। जैसे हमने पहले पढ़ लिया है कि पृथ्वी का जो आकार है वो गोलाकार नहीं है, भू आब उसका आकार है, पृथ्वी के समान ही उसका आकार है। वह उत्तर और दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी है। वह इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट से थोड़ी सी चपटी है और मध्य से थोड़ी उभरी हुई है। ये वाला जो पार्ट है उसका वो थोड़ा उभरा हुआ है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती होगी? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। तो पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप अगर वो पूछता है कि हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है या क्या है, तो ग्लोब रहेगा। ठीक है, ग्लोब विभिन्न आकार और प्रकार के होते हैं। वे बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, गुब्बारे की तरह हवा भरने वाले हो सकते हैं। ठीक है, और ग्लोब पर हमें क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिल सकती है? ग्लोब पर हमें देश, महाद्वीप, महासागर और उनके सही आकार देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसे कि अगर इंडिया के मैप की बात करें तो जो इंडिया का एक्चुअल मैप है, जो फिजिकली है प्रेजेंट, वही सेम हमें ग्लोब पे देखने के लिए मिलेगा एज इट इज। ठीक है, पृथ्वी के समान किसी भी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जाए। अब जैसे इतनी बड़ी अर्थ है तो उस पर कैसे पता किया जाए कि इंडिया यहाँ पे है, इंडिया यहाँ है या इंडिया यहाँ है, क्योंकि बहुत मुश्किल हो सकता है ना। तो ये मुश्किल को हल करने के लिए क्या तरीका है, इसके बारे में सोचते हैं कि क्या हम क्या यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न यह उठता है कि किस स्थान की दूरी का स्थिति का पता कैसे लगाया जाए। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में है, जैसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर 2 बिंदुओं जिससे होकर सुई गुजरती है, उत्तर और दक्षिणी ध्रुव कहलाते हैं। ग्लोब की इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जाता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। तो यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है हमें, इसमें एक आपको यहाँ पे एक अक्ष की संरचना अक्ष दिखाया गया। ये एक इमेजिनरी हम इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई अक्ष है। ठीक है, ग्लोब को टिकाने के लिए हम अक्ष का यूज़ करते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से पृथ्वी पे ऐसा कोई सुई उसको आर पार नहीं करती है। ठीक है, अब इसने बोला है कि जहाँ से सुई जो है उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव में जाती है, उत्तरी बिंदु से दक्षिण बिंदु तक, तो उसको हम बोलते हैं ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, और पृथ्वी की इसने हमें गति भी बता दी है। तो पृथ्वी है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है इस तरीके से। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जाती है, जब भी हम ज्योग्राफी को लर्न करते हैं या पढ़ते हैं, कुछ भी समझते हैं इसमें, तो हमें दिशाओं का ज्ञान होना ज़रूरी है। आप प्लीज़ इसको याद कर लेंगे, सभी दिशाओं को। ये है नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ के जस्ट नीचे साउथ डायरेक्शन, देन ईस्ट, और यहाँ है वेस्ट। हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेस्ट बंगाल तो इंडिया में इस साइड है ना, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। जो वेस्ट डायरेक्शन है वो ये वाली है, डोंट गेट कंफ्यूज। और पृथ्वी जो है वो हमेशा वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है, यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर, सॉरी माफ कीजिएगा, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तभी तो हम देखते हैं ना कि यहाँ पे जो सूर्योदय है सबसे पहले होता है और पृथ्वी इधर घूमती है, तो धीरे धीरे करके यहाँ के
एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। अब यहाँ पे एक ग्लोब है। अब हमने रेखाएं पढ़ी थी कि जो इस तरीके की रेखाएं होती हैं जो समांतर होती हैं, एक 180 डिग्री की होती हैं, उसको हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं? अक्षांश रेखाएं। तो अब हम इसी अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मानिए कि ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी के बीचों बीच से एक अक्षांश रेखा होकर के गुजरती है जिसको हम बोलते हैं विषुववृत्त रेखा। क्या बोलते हैं? विषुववृत्त रेखा, विषुववृत्त रेखा। ठीक है, इसको ये क्या है, इसका क्या रोल है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसे विषुववृत्त रेखा कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, इसके मतलब इसके जो रेखा है विषुववृत्त रेखा के ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, यानी कि अगर आपसे पेपर में पूछता है कि कौन सी रेखा है जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, तो वो हमारी विषुववृत्त रेखा होगी। ठीक है, ये दोनों बराबर आधे भाग के होते हैं। इस प्रकार विषुववृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है ना। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे हम, ये बिल्कुल जारी है विषुववृत्त रेखा। ये अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि डिग्री में डिवाइड करती है, तो ये हमें हेल्प करती है ताकि हम अर्थ पे कोई भी जो लोकेशन है उसको पॉइंट आउट कर सकें। ठीक है, विषुववृत्त रेखा में ध्रुव पर स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखा कहा जाता है। यानी विषुववृत्त रेखा में जितनी भी समांतर रेखाएं होंगी उनको हम अक्षांश या फिर समांतर रेखाएं कहेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सारी रेखाएं जो हैं वो बिल्कुल पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। ठीक है, विषुववृत्त रेखा शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। यानी कि जो विषुववृत्त रेखा है वो 0 डिग्री को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? 0 डिग्री को दर्शाती है। क्योंकि विषुववृत्त, ये याद रखेंगे पॉइंट, पहला विषुववृत्त रेखा अर्थ को, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध और विषुववृत्त रेखा जो है वो 0 डिग्री पर विराजमान है। ठीक है, क्योंकि विषुववृत्त रेखा में से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त के 1/3 है। इसका माप होगा 360 डिग्री यानी कि 1/4 यानी कि 90 डिग्री। इस प्रकार 90 डिग्री अंश उत्तरी अंश अक्षांश और उत्तर ध्रुव को दर्शाता है और 90 डिग्री अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दिखाता है। जैसे ये वाला जो पॉइंट है हमारा, इसको हम बोलेंगे, मतलब उत्तरी ध्रुव की बात कर रहे हैं, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, और इसको बोलेंगे 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे बढ़ते हैं। विषुववृत्त रेखा शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुववृत्त रेखा में दोनों तरफ ध्रुव, ये हम समझ चुके हैं। अब अगली बात पे आते हैं। इस प्रकार विषुववृत्त रेखा उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। यानी कि अगर ये विषुववृत्त रेखा ये अर्थ है हमारा, तो इसके ऊपर की जो जितनी भी रेखाएं हैं ये सारी, इसको हम बोलेंगे उत्तरी अक्षांश, और जितने भी इसके नीचे वाली रहेंगी रेखाएं उसको बोलेंगे दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, इस प्रकार विषुववृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाएं उत्तरी अक्षांश बन जाती है और दक्षिण की दक्षिणी अक्षांश। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी कि उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। जैसे हमने आपको भी बताया था कि यहाँ पे 90 डिग्री है, तो हम इसको सिर्फ 90 डिग्री नहीं बोल रहे थे, हम इसको 90 डिग्री नॉर्थ या उत्तर और इसको 90 डिग्री साउथ बोल रहे थे, है ना। तो हमें वैसे ही जितने भी हम डिग्रीज को लिखेंगे, उत्तरी हो या दक्षिण, हम उसकी डिग्री के साथ साथ उसकी दिशा भी लिखेंगे कि वो उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा को भी लिखा जाता है। सामान्य उसे ऊ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में है जो ब्राज़ील, उसमें दिल्ली हॉरिजॉन दोनों ही अक्षांश 20 डिग्री पर हैं। अब 20 डिग्री पे हैं तो 20 डिग्री यहाँ पे भी हो सकता है और 20 डिग्री यहाँ पे भी हो सकता है। तो हमें पता कैसे चलेगा? अब दक्षिणी अमेरिका तो आपको पता है कि उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ वाले हिस्से में है और भारत जो है वो इधर वाले हिस्से में, तो दोनों कैसे एक साथ हो सकते हैं? तो इसके लिए कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए बोलता है कि विषुववृत्त जो है, विषुववृत्त 20 अंश उत्तर जो है वो चंद्रपुर के लिए है और विषुववृत्त 20
दक्षिण जो है वो ब्राज़ील के लिए है। ठीक है, तो अब पता चल गया कि हम दक्षिण और उत्तर क्यों बोलते हैं, क्यों मेंशन करते हैं, क्योंकि वो दोनों तरफ हैं रेखाएं। अब आती हैं अक्षांश और समांतर रेखाएं। उसके बारे में जो भी हमारे 4 इम्पॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं उसको हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इस चित्र को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले जो हमारी मेन अक्षांश रेखा है जिसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा, इसका मान है 0 डिग्री, है ना। फिर इसी के पैरेलल उत्तरी गोलार्ध में हमारी एक रेखा जाती है जिसका मान है 23.5 डिग्री उत्तर, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं इसको? कर्क रेखा। ठीक है, याद रखेंगे। फिर इसके उत्तरी गोलार्ध में 66.5 उत्तर में जाती है रेखा, उसको हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव व्रत। ठीक है, उत्तर ध्रुव व्रत भी इसको हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले विषुवत रेखा के उत्तर में कौन सी 2 रेखाएं महत्वपूर्ण है? एक तो कर्क रेखा और दूसरी उत्तर ध्रुव व्रत। ठीक है, अब यहाँ पे है दक्षिण की तरफ आते हैं। दक्षिण में विषुवत रेखा के दक्षिण में है मकर रेखा, तो इसका मान भी कितना है? 23.5 डिग्री है, लेकिन ये दक्षिण में है तो इसलिए दक्षिण रेखा। ठीक है, और इसका जो ये वाला गोला है इसको हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव व्रत। ठीक है, तो ये हमारी 5 इम्पॉर्टेंट रेखाएं हैं, इसको याद रखते चलेंगे बहुत ही अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में कि मकर रेखा का मान क्या है, कर्क रेखा का मान क्या है, कर्क रेखा कौन से भाग में है, उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध या फिर उत्तरी ध्रुव व्रत विषुवत रेखा के उत्तर में है या दक्षिण में है, ये सब करके पूछ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी हमने ये सब पढ़ लिया है कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ताप कटिबंध। अब इसी मैप में हमने देखा कि यहाँ पे अलग अलग जोन थे, है ना। अब देखते हैं इनके बारे में। हमने आपको बताया था कि जो पृथ्वी है वो इस डायरेक्शन में मूव करती है ना, और यहाँ पे है हमारा सन, यहाँ पे है हमारा सन। ठीक है, अब क्या होता है जब पृथ्वी इस डायरेक्शन में घूमती है ना, तो जो सनलाइट है वो डिफरेंटली इक्वली हमारी पृथ्वी पर नहीं पड़ती है। उसके जो सनलाइट है वो अलग अलग बोले तो पृथ्वी पे अलग अलग हिस्सों में अलग अलग अपना ताप पहुंचाती है, अलग अलग अपनी एनर्जी पहुंचाती है। तो जो विषुवत रेखा है हमारी, उस पर सनलाइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा पड़ती है विषुवत रेखा के आसपास, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच। इस वाले भाग को हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय हिस्सा। ठीक है, कौन से पृथ्वी पे कौन से भाग में सबसे ज़्यादा सनलाइट पड़ेगी? हमारी विषुवत रेखा के पास। ठीक है, या फिर हम बोले कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। ठीक है, सबसे ज़्यादा लगेगी हमारी, सबसे ज़्यादा जो लाइट, सबसे ज़्यादा ऊर्जा या गर्मी प्राप्त करने वाला जो भाग है वो यही रहेगा। आप भी देख सकते हैं कि भारत के जो निचला हिस्सा ये कर्क रेखा से होकर के गुजरती है ना भारत से, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है, जो नॉर्दर्न प्लेन के नीचे वाला पार्ट है, वहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा गर्मी एक्सपीरियंस होती है। इसका कारण यही है क्योंकि ये कर्क रेखा के पास है। फिर आता है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। इन दोनों पे जो सनलाइट है वो कंपेयर टू उष्ण कटिबंधीय एरिया कम पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ मॉडरेट रहता है सीजन, मतलब मॉडरेट रहता है वेदर, ज़्यादा ना गर्मी ना ज़्यादा सर्दी है ना हिसाब। ठीक है, फिर हमारे आते हैं ध्रुव, उत्तरी शीत कटिबंध और दक्षिणी शीत कटिबंध। यहाँ ना तो सूरज की जो रोशनी है, मतलब जो गर्माहट है, जो ताप है, वो लगभग ना के बराबर पड़ता है, तो हमारे ये दोनों ही हिस्से जो हैं वो पूरे साल जो है वो बर्फ़ से ढके रहते हैं। तो अब कन्फ्यूज़न तो बिल्कुल नहीं रहेगी। जो हमारा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का हिस्सा है वो उष्ण कटिबंधीय, हमारा उत्तर ध्रुव व्रत और कर्क रेखा के बीच का हिस्सा उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय, मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच का हिस्सा दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय, और यहाँ पे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव
सबसे ज़्यादा मतलब बोले हम कि बर्फ़ से ढके रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूरज का जो ताप है वो सही से नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब हम पढ़ते हैं देशांतर रेखाएं। जैसा अभी हमने पढ़ा कि जो अक्षांश रेखाएं हैं, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो कितने पैरेलल होती हैं ना। अक्षांश रेखाएं हमने ऐसे पढ़ा था अभी इनके बारे में, वो पैरेलल होती हैं, वो एक दूसरे को कभी टच नहीं करती। अब हमारी जो देशांतर रेखाएं हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ये अक्षांश की अपोजिट है। ठीक है, पहले तो हमने देखा कि अक्षांश जो रेखाएं हैं वो कोई भी बराबर नहीं है। सबकी जो ऊंचाई, सबकी जो मतलब लेंथ है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो कम हो रही है, नीचे की तरफ जा रहे हैं तो कम हो रही है। और सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा है वो हमारी विषुवत रेखा है। अब देशांत रेखा जो है वो सारी क्या है, एक समान है। सारी क्या है, एक समान है। अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला सिंपल टॉपिक इस पर हम देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या इनके की फीचर्स हैं। तो पहला तो ये उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ बनती है। ठीक है, दूसरा ये एक दूसरे के पैरेलल मतलब एक दूसरे को काटती हैं। दो हमें याद करने हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं रीडिंग। किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता होती है। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि अक्षांश जो है वो खाली सारी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा, हमें और भी जानकारी चाहिए होती है। जैसे ये हमारा अक्षांश रेखा है। ठीक है, अब इस अक्षांश रेखा पर ये कौन सी रेखा है जो बताइए मुझे कि पूरे बराबर भाग में बांटती है इंडिया को, सॉरी माफ कीजिएगा, अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती है। कौन सी रेखा है? बिल्कुल सही, ये है विषुवत रेखा। ठीक है, अब विषुवत रेखा के कोई मान लो ये 0 डिग्री पे है। अब 0 डिग्री पे यहाँ पे हमारा कोई देश हो सकता है, यहाँ पे भी कोई देश हो सकता है 0 डिग्री पे। पर हम कैसे लोकेशन का पता लगाएंगे? सिर्फ 0 डिग्री हमें पता हो, देशांत रेखाएं, अक्षांश रेखाएं माफ कीजिएगा, तो हम कैसे एग्जैक्ट लोकेशन पता कर पाएंगे? इसीलिए देशांतर रेखाओं का हम यूज़ करते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाने के लिए। ठीक है, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा में से पूर्व या पश्चिम की ओर उन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखा को देशांतरीय रेखाएं कहते हैं। अब इसने क्या बोला? इसने कहा है कि जैसे कि हमारा जो अक्षांश 20 डिग्री है, मान लीजिए यहाँ पे अक्षांश 20 डिग्री है, ये तो 0 डिग्री हो गया। ठीक है, ये है हमारा अक्षांश 0 डिग्री है। अब यहाँ के मान लो इसके 20 डिग्री पे प्रशांत महासागर है और हिंद महासागर दोनों जो है वहाँ पे सेम आइलैंड्स, मतलब दो अलग अलग आइलैंड्स हैं, वो सेम ही अक्षांश रेखा पे है। तो हम कैसे पता करेंगे कि वो आगे मतलब कौन सी चीज़ कहाँ है? तो उसके लिए हम संदर्भ रेखाओं का यूज़ करते हैं। पहली मतलब पूरब, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको डायरेक्शन याद करनी है, और पश्चिम, कौन सी पश्चिम की साइड है, कौन सी पूरब की साइड, ये रेखाएं हमें बताएंगी। ठीक है, यानी कि ये रेखा, तो इन्हीं रेखाओं को हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं हम इसको? देशांतरीय रेखाएं। ठीक है, या देशांतरीय यानोत्तर। उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में और मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त और उनके बीच की दूरी ध्रुव की तरफ बढ़ने पर घटती है और ध्रुव पर शून्य हो जाती है, और सभी देशांतरीय यमोत्तर आपस में मिलते हैं। जैसे कि ये इसका मतलब है, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, अब ये बोल रहा है यमोत्तर जो है ऊपर की तरफ इनकी दूरी घटती है और बीच की तरफ इनकी दूरी पड़ी रहती है ना, ऐसे आएगी। तो देखेंगे हम ऊपर की तरफ दूरी जो है वो कम हो रही है और ये सारे ध्रुव पे जो है मिल जाते हैं आपस में। तो ये याद रखेंगे यमोत्तर जो रेखाएं हैं वो
वो कहाँ मिलती हैं? ध्रुवों पर। और इनकी अधिकतम दूरी कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा दूरी एक दूसरे से कब कब होता है? विषुवत मतलब जो रेखा के समीप। ठीक है, अब इसमें जो इनको ना हमने 360 उसमें बांटा हुआ है, हर एक उसको मतलब 360 में बांटा हुआ है। हर एक डिग्री जो है वो उनके बीच की दूरी जो है वो समान है, यानी इसके और इसके बीच की जो दूरी है वो समान रहेगी। और प्रत्येक अंश को हमने मिनट में बांटा हुआ है, मिनट को सेकंड में विभाजित किया हुआ है। कैसे? चलिए समझते हैं। अशांत समांतर रेखाओं पर भिन्न सभी देशांतरीय यानोत्तरों की लंबाई समान होती है। उन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने मिलकर के निश्चित किया कि जो ग्रीनविच है, यानी कि चलिए पहले इसको समझ लेते हैं, फिर अच्छे से हम देखेंगे। अब हम जैसे अभी हम देखते हैं कि अलग अलग टाइम जोन है कि इंडिया में 5:30 बज रहे हैं और लंदन में बज रहे हैं 12। क्यों बज रहे हैं वहाँ 12 और यहाँ पे 5:30? इसके पीछे क्या कारण है? तो उसके पीछे ये कारण है, जो सभी देशों की एक बैठक हुई, उस बैठक में हमने डिसाइड किया कि जो ग्रीनविच है, ठीक है, ये है ग्रीनविच, इंग्लैंड मतलब इंग्लैंड के पास एक जगह है, ठीक है, राजकीय वेधशाला है, ब्रिटिश वेधशाला है। तो वहाँ पर हमने डिसाइड किया कि जो 0 डिग्री ग्रीनविच है, मतलब 0 डिग्री अमृतसर है, उसको हम मानेंगे स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, और दुनिया के जितनी भी कंट्री हैं जो इसके पूर्व में है, ईस्ट में है, और जो उसके वेस्ट यानी कि पश्चिम में है, उनका टाइम जो है उनसे ईस्ट वालों का आगे रहेगा, वेस्ट वालों का उनका टाइम पीछे रहेगा। ठीक है, अब समझ आ गया? हर एक जो डिग्री, हर एक लाइन जो है वो प्रॉपर मिनट्स को डिफाइन करती है। अब समझते हैं इसका क्या मतलब है। यहाँ से पढ़ते हैं। तब सभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राज के वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यमोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाएगी। इस यमोत्तर को प्रमुख यमोत्तर कहा जाएगा। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम तक गणना कर सकते हैं। प्रमुख यमोत्तर 180 यमोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों, पूर्वी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभक्त करेगी। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व और पश्चिम और अक्षत के लिए अक्षत पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षत पा उपयोग किया जाएगा। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिमी उत्तर एक ही रेखा पर स्थित है, यानी कि यहाँ से 180 लाइन्स जाएंगी, ठीक है, और यहाँ से 180 लाइन्स जाएंगी। और जो 180 लाइन है ना, 180 डिग्री जो है वो दोनों का कॉमन है, और ये ही हमारी इंटरनेशनल टाइम डेट लाइन भी है, तिथि वाली। ठीक है, ये तो हमारी हो गई समय वाली, और वो हो जाएगी हमारी तिथि वाली। अब गोलार्ध पर अक्षांश रेखाएं और देशांतर यमोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखें। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर और अक्षांश 26 डिग्री उत्तर अक्षांश और 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखो जहाँ यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु डुबरी का सही स्थान है, यानी कि अगर हमें देशांतर और अक्षांश दोनों का पता हो तो हम अच्छे से बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल पर्टिकुलर वही जो हमें लोकेशन चाहिए उसका हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पे अलग अलग टाइम जोन्स जो हैं वो, ये हमारी इंग्लैंड की जो लाइन है, ये ग्रीनविच की लाइन बोलते हैं इसको, मतलब ग्रीनविच से होकर के जाती है। उसके आगे का टाइम जो है वो ज़्यादा रहेगा, इसके मतलब उससे आगे रहेगा। अगर यहाँ 12 बज रहे तो यहाँ 12 से आगे जो बज रहे होंगे, और यहाँ पे 12 से कम बज रहे होंगे। दोपहर के 12 की बात करी जा रही है। ठीक है, इंडिया का टाइम याद रखेंगे हमेशा ही कि इंडिया का टाइम 5.5 घंटे ग्रीनविच से ज़्यादा है। यहाँ पे एक हमें ये सब मैंने आपको चित्र के थ्रू बता दिया है। ये इसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी एक बार बस ये देख लेंगे। ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच से 1 घंटा पीछे होगा।
यानी कि जो ग्रीनविच है उससे पश्चिम में जो 15 डिग्री दूर रहेगी उसका 1 घंटे समय पीछे रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर वहाँ सुबह 11 बजे होंगे, इसी प्रकार मतलब अगर ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं तो वहाँ पे सुबह 11 बज रहे होंगे। ये सब मैंने आपको भी बता ही दिया है कि भारत जो है, भारत ये ग्रीनविच वाली जो लाइन है, भारत इस वाले भाग में, पूर्वी भाग में, तो भारत का जो टाइम है वो हमारा आगे रहता है कितने, 5.5 घंटे आगे रहता है, ठीक है। क्यों हमारा टाइम आगे रहता है? क्योंकि हम जो है ग्रीनविच से आगे हमारा जो देशांतर रेखा है वो, हमारा जो देशांतर रेखा जो हमारी स्टैंडर्ड टाइम जोन है जो मिर्ज़ापुर से होकर के जाती है वो ज़्यादा है 0 डिग्री से। हमारी जो देशांतर रेखाएँ है, 1 मिनट, नेक्स्ट पेज पे इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे हमारी जो देशांतर रेखा है वो है ये, ठीक है। अब हमारे जो देश है उसमें 3 देशांतर रेखाएँ होती जाती थी, एक बिल्कुल गुजरात से, एक यहाँ पे बिल्कुल हम अरुणाचल प्रदेश को देखेंगे और एक यहाँ पे बीचों बीच। तो हमारा देश वैसे ही इतनी विविधताओं वाला देश है, तो हमने क्या करा, हमने एक कॉमन स्टैंडर्ड सोच लिया कि हमारा जो 82.30 डिग्री पे जो लाइन होकर के जाती है हम उसको स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं। ये मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, पेपर में पूछ सकता है कि यहाँ पे कौन से को स्टैंडर्ड टाइम जोन माना जाता है। तो मिर्ज़ापुर से होकर के ये गुजरने वाली लाइन है 82.30 पूर्व की दिशा में है, ठीक है। यहाँ पे ग्रीनविच है, अगर हम मान लें ये ग्रीनविच लाइन है तो ग्रीनविच से हमारी जो रेखा है वो 82.30 डिग्री आगे की तरफ है। ग्रीनविच कितने पे है? 0 डिग्री पे, ठीक है। और इसलिए हमारा जो टाइम है वो कितने डिग्री ज़्यादा है? 5.5 घंटे, 82.30 डिग्री है तो 5.5 घंटे ज़्यादा है, ठीक है। एक मतलब पृथ्वी जो है 24 घंटे का समय लेती है घूमने के लिए, है ना। कितने माफ कीजिएगा, 24 घंटे का समय लेती है घूमने के लिए, ठीक है। और प्रत्येक देशांतर में तो एक आपका ये होमवर्क है कि आप मेरे को बताएंगे कि 1 मिनट में पृथ्वी कितने डिग्री घूमती है, या फिर 1 डिग्री घूमने के लिए वो कितने मिनट का यूज़ करती है, कितने मिनट लेती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप अपनी एसएससी की प्रिपरेशन करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाइए चैप्टर और बुक पढ़ने के बाद, या कोई वीडियो देख रहे हैं प्रीवियस ईयर की तो प्लीज़ उसको मॉक लगाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।